वो कमरे में आई तो वली आंखों पर हाथ रखे लेटा था। जाना ने खाने की ट्रे उसके साथ टेबल पर रखी और उसके साथ बैठने की कोशिश की, मगर वो अब इतनी मोटी हो चुकी थी कि साथ बैठने के लिए वली को काफ़ी ज़्यादा दूसरी तरफ सरकना पड़ा। उधर हो जाए ना, जाना ने बिलाखिर कह ही दिया। वली ने उसकी जानिब देखा, बोलने का बिल्कुल दिल नहीं था, तभी करवट बदल ली। वो खुद से आजिज़ आने लगा था। अपने अंदर मचलती अना उसके आसाब चटका रही थी। हर वक्त उसके पास सिर्फ यही सोच थी कि सादाम के पास जरिश है और वो जरिश को उससे आज़ाद नहीं कर पा रहा। फिर ये सोच भी आई कि हो सकता है कोई और, मगर सादाम के अलावा उसका कोई और दुश्मन नहीं था। और फिर दूसरी तरफ उसी जलील की बहन ने उसका आधा खून निचोड़ लिया था। न जाने क्यों उसकी आंखों में वली के लिए मोहब्बत क्यों नहीं थी। क्यों, आखिर क्यों? मगर यहाँ भी अना के हाथों मजबूर होकर वो हथियार नहीं डालता था, जबकि वो भूल गया था कि उसे हथियार डालने ही नहीं। वली, जाना ने मध्यम सी आवाज़ में उसे पुकारा। उसने इतने प्यार से पुकारा था कि उसे शुबा हुआ कि उसके पीछे उसकी बीवी ही बैठी है या कोई और, मगर वो नहीं पलटा। आप खाना खा लें, जरी मिल जाएगी, आप परेशान मत हो। उसने जैसे तसल्ली दी और उसके बाजुओं पर हाथ रखा। किसी एहसास के तहत उसने जल्दी से उसके माथे पर हाथ रखा और सर थाम गई। आपको तो बुखार है, वो उजलत में उठती बोली। मुझे कुछ नहीं है, दूर रहो मुझसे, वो गुस्से से बोला। लो फिर शुरू हो गए, इंसान बुखार में ही कुछ रियाज रख ले, इतनी अकड़ न जाने क्यों है, वो उसको चिढ़ाती बोली और साइड टेबल से फर्स्ट एड बॉक्स में से थर्मामीटर निकाला। तुम अपनी चोंच बंद रखो, वली सर में उठती टीसों से आजिज होता बोला। अच्छा ठीक है, नहीं बोलती, बोलने का ठेका तो आपका है। उसने ज़बरदस्ती वली के मुंह में थर्मामीटर डाला और उसकी आंखों से हाथ हटाया और पूरी तरह उस पर झुकी हुई थी वो। आपकी आंखों में दर्द हो रहा है? उसने सवाल किया तो वली सुर्ख आंखों से उसका चेहरा देखता रहा। मैं दबा दूं? जाना ने अपने सर्द हाथ उसकी आंखों पर रखे तो जैसे उसके अंदर तक एक चैन की लहर दौड़ गई। और उसके बाद का लम्हा उसके लिए उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज था, जब जाना के लबों का लम्स उसे अपनी पेशानी पर महसूस हुआ। वो लड़की उसे मुकम्मल हरा देना चाहती थी। उसने दिल से उसके लम्स को खुद में जज्ब किया और उसके हटने पर आंखें खोली। जाना की झुकती गिरती पलकों पर उसके लब मुस्कुरा दिए। आप अगर ज्यादा गुस्सा ना करें तो ये पेशानी गर्म ना हो। मेरे लाला मेरे सर पर प्यार करते थे। जब भी मुझे बुखार होता था वो कहते थे कि इस तरह बुखार दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। जाना उसे बताने लगी। व्हाट अ नॉनसेंस थ्योरी। लाला के नाम पर वली का हलक तक कड़वा हुआ। आपको क्या पता? जाना मुंह बनाती दूर हुई। नहीं, तुम्हारा उसका नाम लेना जरूरी था क्या? उसने थर्मामीटर एक हथेली पर सजाया और चिढ़कर बोला। जाना इस जलन पर पहली बार उसकी मौजूदगी में दिल से हंसी थी। वो पीठ मोड़े उस जल तरंग को सुन रहा था। 101 बुखार है, फिर भी जुबान चलती है, दिमाग भी चलता है और अना भी याद रहती है, और दुश्मनी भी। वो बोली तो वली ने जैसे रूठ कर करवट बदली। उसने चंद लम्हे उसे देखा और बाहर निकल गई और एक बॉल में ठंडे पानी के साथ पटियां ले आई। अपनी तबीयत का बोझलपन दूर करते वो अपने सामने पड़े उस मर्दनुमा बच्चे की आऊ भगत में लगी थी। इस वक्त वो खुद भी सारी तल्ख बातें भुला गई थी। वो वली के पास आई और उसके सर पर पट्टी रखना चाही, जिसे उसने नीचे फेंक दिया। जाना ने दूसरी रखी। वली ने वही अमल फिर दोहराया। तीसरी बार भी यही किया तो बेख्तियार जाना ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारा। वली ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। आप बहुत बदतमीज़ हैं। वो गुस्से में चीखी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, आपकी नफरत तो बुखार में भी नहीं जाएगी। वो उठने लगी कि वली ने उसका हाथ पकड़ा। कहाँ जाओगी? मरने जा रही हूँ, साथ चलें? वो चिढ़कर बोली। खुद ही ना मार दूं मैं तुम्हें। उसने दोबारा उसको उसकी पोजीशन पर बिठाया और चौधरी वली खुद उठकर अपना फेंका हुआ कारनामा इकट्ठा करके उसे देकर उसकी गोद में सर रख कर लेट गया। मेरे बालों में हाथ फेरो, उसने फरमाइश की। जाना का दिल जोरों शोर से धड़कने लगा। उसने उसके घने बालों में हाथ चलाया, जबकि एक हाथ से वो उसके सर पर पट्टियां रख रही थी। कुछ देर गुजरने पर उसे एहसास हुआ कि वली गहरी नींद में है। वली, उसने पुकारा, मगर वो करवट लेता उसके गिर्द अपने बाजुओं का हिसार बनाकर उसमें घुस जाने की कोशिश में था। जाना उसको गौर से देखने लगी। अगर वो गुस्सा ना करे तो कितना परफेक्ट था। उसने उसकी मूंछों को छेड़ा और फिर उसकी बेर्ड पर उंगली चलाई। वली कसमसाया। एकदम से वो हरकत पर अपनी शर्मिंदा हुई। वली इधर लेट जाए, आहिस्तगी से वो उसके कान में बोली, मगर दूसरी तरफ उसने सुनना ही गवारा नहीं किया। उसने सरक कर बेड क्राउन से टेक लगाई और बैठकर वली का चेहरा तकने लगी। जल्द ही उसे नींद ने जा लिया था। महबूब के हाथ का चाय किस्मत वालों को नसीब होता है।
एक तुम है कि मुंह मोड़ता फिरता है। उसने जरिश का रुख अपनी तरफ जबरदस्ती किया और चाय का कप थमाया। वो बालकनी में खड़ी सुबह के उजालों को महसूस कर रही थी। और कितने दिन मुझे यहाँ कैद रखेंगे? उसने सवाल किया। तुम कैद नहीं है। सादाम संजीदा हुआ। इसे कैद ही कहते हैं। वो गुस्से से बोली तो सादाम ने उसकी जानिब देखा। तुम पर तुम्हारा सांसें मुश्किल किया है हमने। तुम्हें सलाखों के पीछे डाल दिया है या तुम्हें जंजीरों से बांधा है जो कैद कैद बोले जा रहा है। वो कप फेंकता भड़का था। रोज उसे शहाब एक ही बात समझाता था कि अपने गुस्से को एक तरफ करके वो जरी से गुफ्तगू किया करे। आपने जो मेरे साथ किया वो कैदियों के साथ ही किया जाता है। वो सहम गई थी मगर फिर भी बोली। सादाम ने उसे बालकनी से अंदर की तरफ धकेला और डोर क्लोज किया। जरिश का दिल सहम गया। सादाम, नवाब जी कहेगा अब तुम, वरना हम तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। वो उंगली उठाकर वार्न करता बोला। जरिश ने पीठ फेर ली। और जिस अंग्रेजनी के सामने मुझको कुक कहा था उससे खुलवाए ना। वो अचानक से गुस्से से बोली जबकि सादाम का गुस्सा मुस्कुराहट में बदला। अजब महबूब है हमारा, जब खुद करे तो बिल्कुल ठीक, हम करे तो चिढ़ता है, लड़ता है। मक्खन, हम तुमको खाने का इरादा रखता, तुम हमारा साथ देगा ना? वो गंभीर लहजे में बोलता जरिश को जानबूझकर भड़का गया। अब दूर रहे मुझसे। वो गुस्से से बोली। अच्छा, दूर रहकर कौन सा सुकून मिल जाएगा तुम्हें भी? हम जानता है तुम दूर जाकर रोएगा, गलियों में सादाम सादाम नहीं बल्कि हमारा मतलब नवाब जी चिल्लाएगा, पागलों की तरह बाल नोचेगा अपना। उसकी अदाकारी पर जरिश हैरतों से मुंह खोले उसे देख रही थी जबकि सादाम उसको आंख मारता बेबाकी से उसके नजदीक आया। ऐसा कुछ नहीं होगा। जरिश ने आंखें घुमाई। अच्छा, तुम बाद में अकड़ लेना, हम देखेगा ना तुम्हारा अकड़, आंखों पर रखेगा, अभी हमारा पास आएगा, उसने कहा जबकि जरिश ने नफी में सर हिलाया। आपको समझ क्यों नहीं आ रही ये बात गलत है, नाजायज़ है। मैं नहीं मानती इस बात को। जब तक मेरे घर वाले आपके साथ रुखसत नहीं कर देंगे तब तक ये सब जायज़ नहीं। सादाम, जरिश सादाम खान तुम्हारा घर में 2 लोग था और वो भी तुम्हारा बकोल हम मार चुका खुद। अब बाकी कौन है? उसने उसके बाजू से खींचकर अपने साथ बिठा लिया। आपके लिए हर बात आसान है और आम सी है। मेरे माँ बाप को मारने के बाद आप किस कदर सुकून से मुझे ये बातें बता रही हैं। जरिश की आंखें भीगी। तुम्हें 1 बार 2 बार 1000 बार भी यही बताएगा कि हमने तुम्हारा माँ बाप को नहीं मारा। वो उसके बाल गुस्से से मुट्ठी में जकड़ते हुए चिल्लाया था जबकि उसका मुंह भी सख्ती से पकड़ लिया। जरिश की आंखों में आंसू आ गए थे। कभी तुम्हारा करीब नहीं आएगा, अब तुम हमारा करीब आएगा, वो उसको वार्न करता। बिस्तर पर से उठा। गांव जा रहा है, फौरन उठो, उसने कहा तो जरिश ने आंसू साफ किए। ये उसके लिए खुशाइंद बात थी कि वो गांव जा रही थी। सादाम ने नफरत से उसकी उजलत देखी और बाहर निकल गया। शहाब ऊपर ही आ रहा था। सादाम के तेवर देखकर उसे रोका। क्या हुआ? वो जैसे सब खत्म कर देने पर तुला था। साला, हम पागल का बच्चा है, किसी को देखना, हमको देखो, हम उसका हर गलती माफ करता। हम सादाम फजल खान उसका आंखों पर बिठाता मगर उसको अपना वो नीच 2 टके का भाई अजीज है जो अभी 4 दिन पहले उसको मिला। वो धाड़ा तो साहब खामोशी से सब सुनता गया और अफसोस से कमरे की जानिब देखा। ये तो वो जानता था कि सादाम का दिल कितना जरिश के लिए पिघलता था और वो किस तरह से उसे तकलीफ दे रही थी। गांव का सफ़र शुरू हुआ तो रात पूरी हो गई और गुजरती रात में वो लोग वहां पहुंचे तो हवेली के दरो दीवार ने भी सादाम फजल खान को बाहों में भरा था। जरिश चादर में ढंपी हुई एक तरफ खड़ी थी जबकि सादाम हादी से मिला था। बस फजल खान के खुले बाजू यूं ही छोड़कर वो अंदर बढ़ा। शहाब, इनायत समेत जरिश ने भी अंदर कदम उठाए। उसने एक नज़र दूर खड़ी अपनी माँ को देखा और दूसरी नज़र बेला पर डाली। उसके जख्म के निशानात अब खत्म हो चुके थे और जैसे चांद सा निकल आया था। बेला उसकी नज़रों से घबराती दूर हुई। नूर की बात बिल्कुल सच लगी थी उसे, जबकि दूसरी तरफ हादी के पिघलने की वजह भी सादाम को समझ आ गई। सादाम की आवाज पर शुमाइला दुपट्टा दरुस्त करते बाहर निकली। जरी बीबी को बिल्कुल हमारा कमरा के साथ वाले कमरा में ले जाए, उसने कहा तो शुमाइला ने सर हिलाया और जरिश को आगे चलने का कहा जबकि जरिश को बिल्कुल अच्छा ना लगा। वो खुद एक आम सी इंसान थी मगर वो तो खास था ना। और अब तो वो जरिश सादाम फजल खान थी। चारों जानिब सादाम की वापसी की इत्तला आग की तरह फैली थी। जाना तक ये खबर
पहुंची तो सादाम को देखने को दिल मचला और उसने अपनी अलमारी खोली। उस वक्त घर पर कोई नहीं था सिवाय आयजा और उसके नमल। दादी और फुप्पो भी बागों की तरफ गई थी। उसने मोबाइल निकाला जो उसने तब से छुपा रखा था जब से सादाम देकर गया था। ऑन किया और उसमें बस एक ही नंबर फीड था और वो सादाम खान का था। कांपते हाथों से उसने नंबर मिलाया और दूसरी बेल पर कॉल उठाते और खामोशी फैल जाने पर जाना को रोना आया। क्यों रोता है? वो बदबख्त कुछ कहता है तो बताओ। उसकी गुस्सीली आवाज़ उभरी। नहीं, आपको देखना चाहती थी। जाना सिसकी जबकि मुकाबिल बेचैन होकर उठा था। हम तस्वीर भेज देता है। तुम रोता क्यों है? वो ज़रा नरमी से उसको समझाने लगा। ज़रिश आपके पास है ना? जाना ने उससे सवाल किया। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। लाला प्लीज़ बताएं, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ और कुछ नहीं। हाँ, हमारा पास है। हमारा होते हुए उसको कोई छू सकता है क्या? वो फ़ख्र से बोला। यानी आपने माफ़ कर दिया ना उसे? जाना के लहजे में शिकवे बोल उठे। सादाम खामोश रह गया। बहुत अच्छी बात है, खुश रहें। जाना बात सुनो हमारा, हम तुमको कितना चाहता है तुम जानता है ना? सादाम की जान फंसी थी जैसे। नहीं, आप मुझसे प्यार करते तो मेरे साथ ऐसा करते। वो रो उठी। सादाम ने मुट्ठियां भींची। तुम क्या चाहता है? बस तुम एक हुक्म करेगा और वो होगा, और वो पूरा होगा। वादा है हमारा। कुछ नहीं लाला, उसने कहा। सॉरी, मैं जज्बाती हो गई। वो मध्यम सा हंसी। जाना हमारा जान है तुम ऐसा करेगा तो हम सब तहस नहस कर देगा। वो फुकारा। जानती हूँ, मगर मैं खुश हूँ आपके लिए और अपने लिए भी। वो मुस्कुराई। गुजरी रात याद आई थी। सादाम खामोश रहा। वो भूत जैसा। तुम्हें पसंद वसंद तो नहीं आ गया? उसने कुलस कर पूछा। अब भूत भी नहीं है लाला। जाना खफीफ हुई। हमारा सामने तो उसकी हिमायत ना ही करना। जानता है छछूंदर कैसा दिखता है और अकड़ता ऐसा है जैसे उसका पीछे फौज चलता हो। जाना हंस पड़ी, मगर उसकी हंसी को ब्रेक तब लगी जब सामने वली को देखा जो उसी खामोशी से अंदर आया था। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। वली के मुसलसल घूरने पर जाना हड़बड़ा कर फ़ोन बंद कर गई। ये कब आया तुम्हारे पास? बुखार से तपती आंखों से उसने उसे देखा। तो पहले का है, लाला ने दिया था। आप नहीं थे। सब थे यहाँ पर। वो बुरी तरह घबरा उठी। अब वो उसे मारेगा, ये सोच आते ही उसका दिल तेजी से धड़का। क्या बताता है जरिश के बारे में वो? उसने सवाल किया। संजीदगी अब भी चेहरे पर थी। वो मैं जाना से सांस लेना मुश्किल हुआ। बताओ। वो मोबाइल फेंकते हुए धाड़ा था। जरिश कहाँ है? वो फिर से चीखा। वली, मैंने कहा सच बताओ, कहाँ है जरिश? कब से जानती हो तुम? कब से मुझे उल्लू का पट्टा बना रही हो? वो उसका मुंह अपनी सख्त उंगलियों में जकड़ता चीखा। नहीं, मुझे आज ही पता चला। मैं सच कह रही हूँ। वो रोते हुए उसे सफाइयाँ देने लगी जबकि वली नफ़ी में सर हिलाने लगा। नहीं, तुम इस काबिल ही नहीं थी। वो कमरे की चीज़ों पर अपने अंदर का जलजला निकालने लगा। अब नहीं बचेगा तुम्हारा भाई मुझसे, कभी नहीं। जिंदा मार डालूंगा, जान से मार दूंगा मैं उसे। वो चिंगाड़ा और रिवॉल्वर लोड करते हुए चीखता रहा। वली नहीं, मत करें, आपकी बहन की भी मर्जी होगी। वली, ये क्या कर रहे हैं आप? चुप, बिल्कुल चुप। जाना के मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ ने उसकी बोलती बंद कर दी। मेरे साथ रहकर, मेरे बच्चे की माँ बनकर भी मुझसे ही गद्दारी। वो धाड़ा। दादी के लब मुस्कुरा उठे। नमल को और फुफ्फो को भी चैन सा मिला। जाना का जैसे वक्त थम गया। दिल में नन्ही नन्ही कोंपलें ही तो खेलना शुरू हुई थी अभी। वो वली दूसरी नज़र किसी पर डाले बिना बाहर निकल गया। ये सब क्या करने जा रहा है? सिकंदर हड़बड़ाकर उसके पीछे भागे। आयजा ने शहरियार को फ़ोन किया। आज हो जाएगा बदला पूरा, दादी बोली और नफरत से जाना को देखा और ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ते उनका पांव बुरी तरह फिसला और वो पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी पर आ पड़ी। उनका सर फट गया। हवेली में चीखो पुकार सी मच गई जबकि इस धक्कम पेल में जाना हवेली से बाहर निकल गई। सिकंदर साहब चीखे, मगर वो अपनी जीप में बैठा। सादिक, दूसरे गांव ले जाओ। वो चीखा और सादिक ने गाड़ी तीर की तरह आगे बढ़ा ली जबकि सिकंदर दूसरी गाड़ी में सवार हुए। आज वो एक ही सफ़र पर थे, जाना भी और वली भी। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो जाना के भाई को मारने जा रहा था जबकि जाना अपने भाई के पास जा रही थी।
गाड़ियों के टायर चरचराए थे हवेली के सामने। मुलाजिम उसको रोकते कि उसने मुलाजिम के सर पर बंदूक मारी। अपनी हार तस्लीम थी ही कब। शोर की आवाज़ सुनकर इनायत बाहर की तरफ भागा। तब तक वली अंदर आ चुका था। सब चींटियों की तरह अपने अपने कमरों से निकले। सादाम जानता था कि वो आएगा। लाला अचानक पड़ने वाले धक्के से वो 2 कदम दूर लड़खड़ा कर हुआ और ये फिल्मी सा सीन देखा। उसका महबूब जा रहा था। उससे दूर ज़रिश बेओसान होती वली की जानिब दौड़ी। सादाम की नज़रों में ये मंजर चुप सा गया। दिल टूट सा गया और इससे पहले कि वो उस तक पहुंचती, खामोश फिजा में 3 फायर खुले। फायर की आवाज़ कानों को सुन कर चुकी थी। 5 मिनट के हैरत अंगेज तवक्कुफ के बाद लाला की दर्दनाक धाड़ पर जरिश ने मुड़ कर देखा। वो सीढ़ियों से लुढ़कता लुढ़कता नीचे आ पड़ा। चारों जानिब जैसे सन्नाटा छा गया। वो फायर खोलना नहीं चाहता था। उसकी बंदूक में तो गोलियां भी नहीं थी। वो तो सिर्फ धमका कर जरिश को ले जाने आया था। मगर उसकी रिवॉल्वर में गोलियां किसने डाली? उसने 2 कदम दूर लिए। वो इससे पहले कि बाहर निकलता कि जाना को दरवाजे पर खड़ा पाया। शहाब इनायत फजल खान, यहाँ तक कि हवेली के मुलाजमों का बच्चा बच्चा भी तड़प कर सादाम फजल खान तक पहुंचा। इनायत गाड़ी निकालो, हादी चीखा। शहाब ने खून में लथपथ मजबूत मर्द को बाजुओं में उठाया और बाहर की तरफ भागा। जरिश के कदम जमीन ने जकड़ लिए थे। जाना बेदम सी दरवाजे पर पड़ी थी। शहरियार जो अभी वहां आया था, उसने उनकी गाड़ियों के पीछे गाड़ी लगाई जिसमें सिकंदर साहब भी शामिल थे। मेरा बेटा, माँ की तड़प भरी आवाज गूंजी। वली के कदम बाहर की तरफ जाते गए। मेरा सादाम। उसके कानों पर हथौड़ों की तरह बरसी थी यह आवाज। जबकि एक तरफ खड़ा इंसान आज खुलकर मुस्कुराया था। उसका मकसद जो पूरा हो गया था।